हेलो। ठीक है, तो सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आपको कक्षा 11 की फिजिक्स करवा रहे हैं और इसी क्रम में आपकी पहले चैप्टर का लेक्चर 7 है। लगभग 6 लेक्चर आपके हो चुके हैं, ये 7वां लेक्चर है, जिसमें हमने आपको, यदि याद होगा तो पिछले लेक्चर में हमने आपको ग्राफ के बारे में बताया था और हमने आपको 3 प्रकार के ग्राफ पढ़ाए हैं, यदि आप लोगों ने ध्यान से पढ़े हो। समय विस्थापन ग्राफ, समय वेग ग्राफ और समय त्वरण ग्राफ। तीनों के हमने आपने जो कंडीशन है वो बताई है। अब इसी क्रम में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में गति के समीकरण हल करने की 3 विधियां हैं। एक सामान्य विधि है, एक ग्राफीय विधि, एक अवकलन विधि। तो इसी क्रम में अब दूसरी विधि चलेगी आपकी ग्राफीय विधि। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए ग्राफीय विधि। नंबर बी, ग्राफीय विधि। बहुत अच्छा मेथड है, ग्राफिकल मेथड अंग्रेजी में बोलेंगे। और थोड़ा सा ऊपर हो गया, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफीय विधि में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा समय वेग ग्राफ। कौन सा ग्राफ भाई? समय वेग ग्राफ। ग्राफ को थोड़ा ध्यानपूर्वक बनाना। और यदि आपने ग्राफ पढ़े हो तो समय किस पर आएगा? ग्राफ मैंने आपको पढ़ाए थे, समय किस एक्स अक्ष पर। किस पर आता है भाई समय? समय हमेशा होता है एक्स अक्ष पर, ठीक है। और वेग किस पर होगा? वाई अक्ष पर, क्योंकि ये स्वतंत्र होता है, ये आश्रित होता है। तो मानने के बाद कोई बिंदु, कोई वस्तु बिंदु ए पर है और वो पहुंच गई है बिंदु बी पर, ठीक है। और ये इसकी स्थितियां है ऐसे करके। यहाँ पर है t1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर t2 इक्वल टू इतना है t। और यहाँ पर इस बिंदु को c मान लीजिए, इस बिंदु को मान लीजिए आप b, ठीक है। और इस स्थिति में यहाँ पर भी इसको दिखा दीजिए, समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रारंभिक वेग v1 बराबर u है और यहाँ पर है v2 बराबर v, ठीक है। ये थोड़ा चित्र बनेगा आपका ग्राफ इस प्रकार से। इस ग्राफ को आप लोग बना दीजिए, ये एंगल थीटा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग इसका ग्राफ बना लीजिए, फिर उसके बाद में हम आपको करवाते हैं इसके बारे में, ठीक है, कि क्या क्या है और क्या क्या बिंदु नहीं है। ग्राफ में इस चीज का ध्यान विशेष रखना है कि सिर्फ एक ही रेखा ए बी डॉटेड है, बाकी सभी क्या है, मतलब ए बी गार्ड है, बाकी सभी क्या है, डॉटेड है, ठीक है ना। क्योंकि ये मेन है जो इसका पाथ है वस्तु का, और आपको इसके बारे में ही लिखना भी है। कैसे लिखेंगे थोड़ा देख लो, देख कैसे कैसे लिखते हैं। क्योंकि फिर आप लोगों को, देखो मैं यही बताता हूँ कि जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं, यानी कि कोई भी चित्र बनाए, और यदि आप उस चित्र के बारे में लिखना चाहते हैं तो हमेशा चित्र में जो लिखा आता है उसी के बेस पे लिखा आता है कि चित्र में क्या बनाता है क्या नहीं बनाता, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें कि माना कोई वस्तु बिंदु ए पर है, माना कोई वस्तु बिंदु ए पर है, जहां उसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। प्रारंभिक वेग कितना है, u है, जो t समय पश्चात बिंदु b पर पहुंच जाती है। किस पर पहुंच जाती है? बिंदु b पर। और यहाँ पर एक चीज चाहे और दिखा दो, ये वाली स्टेप से करके त्वरण ए। क्या दिखा देंगे हम? त्वरण ए से, ठीक है। जो t समय पश्चात त्वरण ए से एस दूरी चलकर बिंदु बी पर पहुंच जाती है, जहां उसका वेग v हो जाता है। बस इतना लिखो, फालतू की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी आपने देखा होगा सेम इसी तरीके से लिखा जा रहा है जैसे सामान्य विधि में लिखा था, देखोगे ध्यान से, सेम भाषा वही है। बस थोड़ा सा ये ग्राफ की भाषा है और वो किसकी भाषा थी, नॉर्मली मेथड का, ठीक है। तो लिखना शुरू कीजिए अब इसमें, लिखो जी। देखिए, माना कोई वस्तु, आप लोग भी साथ साथ में लिखते रहिए, माना कोई वस्तु बिंदु ए पर है, जहां उसका प्रारंभिक वेग u है। जो
टी समय पश्चात त्वरण ए से एस दूरी चलकर बिंदु बी पर पहुंच जाती है, जहां उसका वेग v हो जाता है। बस इतना लिखना है, बाकी और इसमें कुछ भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और ये सेम आपने देखा होगा, वही लिखा गया है जो सामान्य विधि में लिखा गया था, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम करवाते हैं आपको इसी के अंदर है प्रथम समीकरण। कौन सा समीकरण भाई? तो प्रथम समीकरण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर आप लोगों ने समय वेग ग्राफ पढ़ा होगा, उसको ध्यान से देखा होगा, तो इसमें जो ग्राफ की ढाल होती है वो परवणता को बताती है। किसको बताती है? परवणता को। वो परवणता क्या होती है? ढाल या परवणता। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि आप कक्षा 11 में आपके पास में गणित है, मैथमेटिक्स है, तो आपके वहाँ पर आपको एक चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 9, जो आपके सरल रेखा वाला ही चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति का। तो वहाँ पर मिलता है ढलान। जैसे कि कोई रेखा ऐसे ना, ढलान। जैसे कि आप लोग पुल देखते हैं ना, पुल पुल देखा ना सभी को? पुल क्या, पहाड़ों में तो आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर नीचे वाली सड़क भी होती है, तो जो ढलान होता है उसको स्लोप हिंदी में बोलते हैं, सॉरी अंग्रेजी में बोलते हैं स्लोप, है ना। तो ढलान होती है परवणता। तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, तो इसमें लगेगा त्वरण ए बराबर, त्वरण ए बराबर वो लगेगी रेखा ए बी की ढाल, ओब्लिक करके इसको बोलते हैं परवणता, और इसको इस मॉलन से डिनोट किया जाता है। तो ए बराबर जो फॉर्मूला होता है इसका होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। किसका फॉर्मूला है? ढाल का, tan थीटा। तो जो आपके पास में त्रिभुज आपको दिखा दे रही है ना, ए सी बी, अब इसमें बताओ कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए देख के। बी सी अपॉन ए सी, लंबा क्या आधार होता है? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंबा के आधार की लंबा क्या बताओ? लंब के आधार होता है, लंब के कर्ण होता है साइन, ठीक है। और आधार बटे का कर्ण कौन होता है? कोस। लाल बटे का आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। ये चीज़ें मत भूलिए, क्योंकि ये तो यार बेसिक चीज़ें हैं। मानता हूँ कि अगर ज़्यादा एडवांस मैथ आ जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन बेसिक मैथ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है? लंब बटे आधार। तो जरा देख के बताओ कि इसमें लंब कौन सा है? लंब कौन सा है? बी सी है। और आधार कौन सा है? ए सी है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ए इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिए, आपको बी सी निकालना, तो बी सी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बी डी में से सी डी घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बी डी में से आपको क्या घटाना पड़ेगा? सी डी। और ए सी तो सेम ही है, इसी में से कुछ घटाने की आवश्यकता आपको है ही नहीं, क्योंकि और कोई है नहीं। या कह सकते हो ए सी के बराबर ही आपका ओ डी है। क्लियर है? ए सी के बराबर कौन है आपका? ओ डी है। यहाँ तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा? नीचे सही है? अभी तो आ जाएगी लाइन। ए इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए, बी डी की वैल्यू क्या है पूरे की? वो है वी टू। क्या है? और सी डी की वैल्यू क्या है? वी वन। देखो, यहाँ तक की वैल्यू है वी टू, और यहाँ तक की वैल्यू क्या है? वी वन। और ए सी ओ डी के बराबर होगी, जो हो जाएगा क्यू टू माइनस टी वन। क्या जाएगी? क्यू टू माइनस टी वन, ठीक है। इधर ही लगाओगे मैं ही कहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ए इक्वल टू वी टू की वैल्यू क्या है? वी टू की वैल्यू वी, और वी वन की वैल्यू क्या है? यू। ये तो है, सही है ना। वी वन की वैल्यू क्या है? यू है। क्यू टू की वैल्यू क्या है? टी, और इसकी वैल्यू क्या है? जीरो। तो क्या हो गया? वी माइनस यू अपॉन में टी। इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा? ए टी बराबर वी माइनस यू, या फिर क्या लो, वी बराबर यू प्लस ए टी। और ये किसका समीकरण है आपका? गति का पहला समीकरण है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कैसे सीखते हुआ, ठीक है ना। बड़ा इजी तरीका है, तो आप लोग इसको लीजिए, ठीक है। अब हम आपको करवाएंगे इसका दूसरा इक्वेशन। यहां तक तो लिख लिया है?
प्रथम आप लोग लिख लीजिए क्योंकि जगह नहीं है ना, तो चित्र की आवश्यकता पड़ेगी हमें, चित्र को हम साफ कर नहीं सकते, मजबूरी है। चलो ठीक है, अब करवाते हैं हम आपको दूसरा इक्वेशन। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए क्या क्या होगा इसमें। ध्यान दो, द्वितीय समीकरण में क्या होगा इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यदि आप लोगों ने समय वेग ग्राफ पढ़ा होगा, तो समय वेग ग्राफ में जो ग्राफ का क्षेत्रफल होता है वो दूरी या विस्थापन को दर्शाता है। तो सेम एक कंडीशन आएगी इसमें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, इसलिए चाहे तो दूरी लिख लो यहाँ पे, और चाहे आप लोग क्या लिख लो यहाँ पे, विस्थापन। एस बराबर ये होता है ग्राफ का क्षेत्रफल। क्या होता है ग्राफ का क्षेत्रफल। तो दूरी एस बराबर, तो यहाँ पर है देखो ओ ए बी सी डी, ये होता है समलंब चतुर्भुज। क्या होता है, समलंब चतुर्भुज, ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल। और इसकी पहचान क्या होती है, आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि इसकी आमने सामने की भुजा तो क्या होती है, समांतर, और दो कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। ये इसकी पहचान होती है। और इसका क्षेत्रफल निकालने का यहाँ पर आपके पास में दो तरीके, या तो आप लोग ऐसा करो कि इस आयत का अलग और त्रिभुज का अलग निकालो, फिर दोनों को जोड़ दो, या फिर एक तरीका ये भी है कि समांतर भुजाओं का योग और गुणा बीच की दूरी, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो हम आपको उसी से बताते हैं जो उसका मेन फॉर्मूला है। वो चाहे तो आयत वाला भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आयत वाला बता दे, कौन सा बता दे, आयत वाला, क्योंकि वो तो आपने कर ही लिया है। अब आयत को देख लीजिए, तो इसमें क्या होगा, एक तो होगा आयत, क्या होगा, आयत है आपके पास में ओ ए सी डी, और प्लस त्रिभुज कौन सी है, ए सी डी का क्षेत्रफल। दोनों का अलग अलग जोड़ेंगे हम, है ना। आप उससे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है ओ डी, और चौड़ाई क्या है सी डी, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसका क्या होगा 1/2 आधार गुणा चौड़ाई। आधार क्या है ए सी, और ऊंचाई क्या है भैया बी सी। क्लियर है, ध्यान दीजिए। एस बराबर ओडी की वैल्यू क्या है, ओडी वहां तक है तो क्या है खाली टी है, और सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी आपका इसके बराबर है, यानी कि कितनी वैल्यू है यू है हाफ। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी ओडी के बराबर है तो ये बी टी है, और बी सी क्या है, बी सी आपका वी टू माइनस वी वन है। बी सी क्या है आपका वी टू माइनस वी वन। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या बी सी वी टू माइनस वी वन ही है क्या, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इधर देख लीजिए, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी, ये हो गया है v माइनस यू। क्या हो गया भैया v माइनस यू। तो s बराबर ये हो गया यू टी प्लस हाफ टी, और ये क्या है v की वैल्यू रख दो यहाँ से, प्रथम वाले से। प्रथम वाले से क्या दी हुई वैल्यू u प्लस ए टी, कहाँ से आया जी, प्रथम समीकरण से, ठीक है। u से u क्या हो गया कैंसिल, तो s बराबर क्या होगा यू टी प्लस हाफ टी इंटू में खाली क्या आ गया ए टी, तो s बराबर क्या हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो इसमें क्या रखे आ गया, इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, ठीक है ना बात। तो तरीके दोनों सही है, चाहे तो आप समलंब वाले से निकालो और चाहे आप इस वाले से निकालो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब हम इसका कौन सा इक्वेशन करवाएंगे, आपको तीसरा इक्वेशन करवाएंगे, ठीक है। चलो देखिए, अब हम आपको कौन सा कराएंगे, इसको समझेंगे भैया तृतीय। तो देखिए तृतीय का मैं एक तरीका तो आप लोगों ने सीख ही रखा है कि सीधा ही इसको हल करने का, जो आपका पहला समीकरण है उसको लो और उठा के उसका क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, और तुरंत आपका तीसरा समीकरण क्या होगा भाई, सिद्ध हो जाएगा। एक तरीका और भी है, ये भी है बहुत अच्छा तरीका है, जरा देखो अगर ये भी समझ में आता है तो, ठीक है बताते भी। देखो जैसे कि अभी अभी आपने जो दूरी वाला निकाला था, अभी द्वितीय समीकरण निकाला था, इसमें देखो s बराबर ये आया था, कुछ याद करो जो लास्ट में आया था, यहाँ पे तो ये आया था यहाँ पर क्या आया था
कुछ याद है? यू टी प्लस हाफ, फिर क्या था? v माइनस यू और बाहर टी, ये वाला था। ये आता कि नहीं आता? आया था? आपने देखा कि यहाँ था s बराबर 1/2 u प्लस वी और बाहर आ गया टी। ये आता ना आपका, जो आपका द्वितीय समीकरण था जिसमें भी आपने सिद्ध किया था, आता ना आपके पास में। अब देखो, अब क्या करो, अब जरा यहीं कहीं आप ले लो प्रथम समीकरण। कौन सा ले लो भाई? प्रथम समीकरण से। देखो एक तरीका और मिल जाएगा आपको। v बराबर क्या है आपके पास में? u प्लस ए टी है। जरा यहाँ से t की वैल्यू निकालो तो क्या होगा? v माइनस यू बराबर क्या आ जाएगा? ए टी। और जब t निकालेंगे तो वो बोलो क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन में क्या चले जाएगा? ए। ये a किसमें चलेगा? है अपॉन में, जाएगा नहीं जाएगा? ए अपॉन में। ठीक है, अब एक काम करो, इस t की वैल्यू ना इसमें रख दो, फ्रॉम फर्स्ट में। किस रख दो भाई? फ्रॉम फर्स्ट में रखो, फ्रॉम फर्स्ट। तो करो तो v बराबर नहीं s बराबर, सॉरी किसके बराबर भाई? s बराबर 1/2 u प्लस वी और t की वैल्यू क्या है? ये वाली v माइनस यू अपॉन में t नहीं है, a है। क्या अपॉन में? a। तो s बराबर क्या हो गया? u प्लस वी, इसमें हो गया है v माइनस यू। क्या है? v माइनस यू और अपॉन में 2a हो गया। तो एक काम करो, इसको भी u प्लस वी लिख लो। ठीक है, v प्लस यू लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये होगा a प्लस बी और a माइनस बी। क्या हो गया है? a प्लस बी और a माइनस बी। और आप लोगों ने कक्षा 9 में फॉर्मूला पढ़ा है बी स्क्वायर की, तो इसके आधार पर बोलो कि ये क्या होगा? s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2a। इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी, ये जगह 2as हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2as? ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये माइनस का तो इधर आगे किसका हो जाएगा आपका भाई? ये फिर एक काम करो, पहले इसको लिख लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। और ये माइनस का तो उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गया जी आपका फाइनली तृतीय समीकरण। तो देखो ये भी एक तरीका है इसको हल करने का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये ग्राफी विधि आपको बड़े अच्छे समझ में आ गई होगी और आगे हम आपको इसकी समाकलन विधि करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपने अभी तक तो सीखी है ग्राफी विधि से समीकरण, है ना, हल करनी। अब हम सीखेंगे समाकलन विधि से। किससे सीखेंगे? समाकलन विधि। और समाकलन विधि से समीकरण सिद्ध करने से पहले आपसे जो ना समाकलन आना बहुत जरूरी है कि समाकलन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि समाकलन होता क्या है। देखिए, समाकलन, ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको पहले समझाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि होता क्या है तो फिर तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, थोड़ा ध्यान से दीजिए, ये होता है इसका चिन्ह इस तरीके का। ठीक है ना, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए किंग कोबरा। क्या है? किंग कोबरा। और साथ में यहाँ पर आता है dx, या फिर ऐसे ही होता है dy, या फिर आता है dz। ठीक है, और यहाँ पर होता है कोई फंक्शन, x है तो x वाला आएगा, और y है तो y वाला आएगा, और z है तो z वाला आएगा। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझिए इनका क्या होता है। ठीक है ना, देखो ये तो होता है चिन्ह, जब ये चिन्ह आएगा तो साथ में dx भी पक्का आएगा, ये फिर dy आएगा, फिर क्या आएगा? dz आएगा। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब होता है कि समाकलन हो रहा है x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष है? इसमें किसके सापेक्ष है? y के सापेक्ष, और इसमें क्या है? z के सापेक्ष। इनका मतलब होता है कि dx है तो समझो x के सापेक्ष है, और y है तो y के सापेक्ष है, और z है तो z के सापेक्ष क्या है? समाकलन है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए इसके कुछ फॉर्मूले हैं। देखो इसके वैसे तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, अगर मैं बात इसके सारे फॉर्मूले करूँ तो ये कक्षा 12 में 2 चैप्टर है समाकलन के। कितने चैप्टर हैं? 2। और इन 2 चैप्टरों को पढ़ने में पूरे 2 महीने लग जाते हैं। इसको सीखने के लिए कितने लग जाते हैं? 2 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए हम 2 महीने वाला काम तो नहीं करने वाले, हमें तो सिर्फ इतना काम करना है कि बस हम सीख जाए इसको और हमारा काम चल जाए, है ना। हम इसको इतना सीख जाए कि जब आगे चल के आर्टिकल आएगा तो उसमें हमें कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत
ना हो, है ना। हमारा सबसे मेन मुद्दा क्या है कि बस चल जाए काम कैसे ना कैसे, है ना, कि ताकि जब आगे चल के इसका कुछ आर्टिकल आए, कुछ भी आए, वो सब हमसे क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। तो इसके कुछ फॉर्मूले बताओ। वैसे तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा जिनकी हमें आवश्यकता है, फालतू की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या है। सबसे पहला फॉर्मूला ये आपके पास में, अगर समाकलन x की पावर n का हो रहा है, किसका हो रहा है, x की पावर n का। n का मतलब यहाँ से पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। आपको याद होगा हमने आपको अवकलन के फॉर्मूले बताए थे, उसमें होता था n-1, इसमें होता है n+1 और अपॉन में भी n+1 और साथ में आएगा c, साथ में क्या आता है c, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होते हैं आपके समाकलन का पहला फॉर्मूला। तो समाकलन का सबसे पहला फॉर्मूला हमने क्या बताया है, देखिए ये अवकलन का बिल्कुल उल्टा होता है। क्या होता है अवकलन का बिल्कुल उल्टा। अवकलन में होता था एन एक्स की पावर n-1, ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंशियल कर देते थे, ठीक है। समाकलन में क्या है, जैसे कि अगर x की पावर n होगी तो x की पावर हो जाएगी n+1 और नीचे भी क्या हो जाएगा n+1 और प्लस c कॉन्स्टेंट इसलिए जुड़ता है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था समाकलन का काम है छोटी चीज से बड़ी चीज करना। मानने की बात है ये पूरा एक कमरा है, इस कमरे का हमें एक छोटा सा हिस्सा पता है, कोना पता है, तो इससे हम पूरा आयतन निकाल लेंगे। लेकिन वो जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है ना कि भैया ये कमी मतलब पूरा परफेक्ट नहीं निकल पाता, तो उस पूरे परफेक्ट को करने के लिए सी हो जाता है, क्या हो जाता है सी कॉन्स्टेंट, कि ताकि जो 2-4 की कमी है वो किससे पूरी हो जाए, सी से पूरी हो जाए। तो इसलिए क्या हो जाता है इसमें सी हो जाता है। अगर आप लोग मैथ सीखते हैं कक्षा 12 का तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि क्यों होता है, कि इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी वाले हैं तो शायद नहीं पता है, लेकिन अगर आप लोग मैथ पढ़ेंगे तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए तो पहला फॉर्मूला है, अब देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका। दूसरा फॉर्मूला है 1 का, किसका है 1 का। अगर समाकलन 1 का हो रहा है तो 1 का होता है x, 1 का कितना होता है भाई x होता है। 1 की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा, 1 × dx, है ना। इसका क्या आएगा खाली, इसका खाली क्या आएगा x ही आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक और फॉर्मूला है इसका नंबर 3, वो है 1/x का, किसका है 1/x का। 1/x का क्या होता है भाई, इसका होता है log x। क्या आता है भाई इसका, अगर log का डिफरेंशियल करते हैं तो क्या आता था 1/x, और x का करते थे तो क्या आता था 1। ये उल्टा होता है एक प्रकार से, सीधी सी बात तो है। जैसे कि आप लोगों ने कक्षा सॉरी जो आपको अवकलन सिखाया गया था ना उसमें देखना, इसके फॉर्मूले एकदम से इसके रिवर्स है, उस वाले के क्या है रिवर्स है, फॉर्मूले थोड़े उल्टे हैं, है ना। जो उसके होते थे ना उसमें तो होता था x का 1, इसमें होता है 1 का x, उल्टा होता है फॉर्मूले, है ना। तो फॉर्मूले तो ये हैं जो हमने आपको बताए। वैसे तो इसके भाई कम से कम 40-45 फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि बस हमारा काम चल जाए, बात खत्म, ठीक है। अब देखो इसके सवाल होते कैसे हैं, इसके सवाल होते कैसे हैं, क्योंकि जब तक आपसे सवाल नहीं करना आएगा ना तो तब तक आप समाकलन को सीख ही नहीं सकते और ना इसको कहीं पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समाकलन देखो देख कैसे होगा, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आपको मैं एक सवाल करके दिखा रहा हूँ अभी। एक सवाल है, ये है x⁵ प्लस 3x² प्लस 2x और प्लस 1, इसका आपको समाकलन करना है। क्या करना है इसका आपको समाकलन। तो कैसे होगा ध्यान दीजिए, देखो सभी सभी इसको ध्यान से समझना। जब हम इसको हल करते हैं और समाकलन का जब सवाल करते हैं ना उसको आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको आई। ये चीज़ तो आप लोगों पे सीखेंगे जब आप लोग कक्षा 12 का गणित सीखेंगे। मैथ वाले बच्चों को पता है लेकिन आपको नहीं पता, तो बस आप लोग सीख लो कि जब इसका सवाल सोल्यूशन करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं आई इक्वल टू लिखते हैं, किसके बराबर लिखते हैं आई इक्वल टू, और आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या होती है इंटीग्रेशन, ठीक है। किसके बराबर लिखते हैं आई के बराबर। और ये जो है ना जो भी आपको दे रखा है x⁵ प्लस के 3x² प्लस के 2x और प्लस के 1, ठीक है। बस इसको ब्रैकेट में लग के बाहर dx कर देंगे। देखो ये और ये तो साथ में आएगा ही आएगा पक्का, और बस बीच में क्या आएगा जिसका हमें करना है, जिसका हमें क्या करना है समाकलन करना है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होगा आई इक्वल टू, ये हो गया है। अब देखो क्या करेंगे, ये सब अलग अलग चले जाएगा, ये हो जाएगा x⁵ और इनटू में dx, और जो कांस्टेंट होता है वो क्या आ जाता है बाहर,
कॉन्स्टेंट क्या आता है, तो एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स प्लस, ऐसे यहाँ पर क्या आएगा बाहर 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स डी एक्स, और यहाँ पर खाली क्या आएगा 1 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है? क्या हुआ है इसमें, पहले तो हो गया एक्स के बाहर 5 का, इसमें 3 था तो 3 बाहर आ गया, ये एक्स स्क्वायर का, यहाँ 2 था 2 बाहर आ गया, ये एक्स का हो गया, रो 1 था तो उसका खाली 1 का हो गया। ठीक है, अब देखो देख क्या होगा इसके बाद में, आई इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एक्स की पावर 5 है, मतलब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, एक्स की पावर एन वाला। तो एन की जगह कितना है 5 है, एन की जगह कितना है 5 है, रखो इधर उसमें अप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में भी 5 प्लस 1। ठीक है, समझ गए कैसे हो गया, जहां पर एन था बस वहां पर क्या आ गया है 5 आ गया। ठीक है, आगे देखो प्लस 3, ये एक्स की पावर एन की जगह इस बार कितना है 2 है, तो अब क्या होगा 2 प्लस 1 अपॉन में भी 2 प्लस 1। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे देखो ये है 2, इस बार एक्स की पावर कितनी है, कितनी है एक्स की पावर 1 है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब जब एक्स के पावर ऊपर पावर नहीं लिखी होती तो वो हमेशा एक पावर होती है, कितनी पावर होती है 1। ठीक है, तो बोलो क्या होगा, ये क्या होगा एक्स की पावर 1 प्लस 1 और अपॉन में भी 1 प्लस 1 प्लस, अब जो लास्ट में क्या है 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स का सीधा फॉर्मूला क्या आएगा एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी। ठीक है, आप कहेंगे कि हमने इनमें तो सी नहीं जोड़ा, इनमें भी सी, लेकिन बस सी सभी के नाम का बस एक बार जोड़ना, बार बार सी नहीं जोड़ते, वो भी सबसे लास्ट में। ठीक है, सी हमेशा एक ही बार जोड़ना है, बार बार नहीं जोड़ना है, इतना समझना है पक्का ध्यान से। ठीक है, कि सी हमेशा क्या जोड़ेगा एक बार सिर्फ। ठीक है, बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है? और देखो आगे क्या होगा, तो आई बराबर क्या हो गया जी आपके पास में, ये हो गया एक्स की पावर 6 अपॉन में भी 6, 3, ये क्या हो गया एक्स की पावर 3 और बटे में भी 3, ये क्या हो गया 2 एक्स की पावर 2 और बटे में भी 2, और ये एक्स और प्लस सी, इस 2 से 2, 3 से 3, तो आप क्या लिख सकते हैं बराबर एक्स की 6 अपॉन में 6, और ये एक्स की 3, ये एक्स की 2, और ये एक्स प्लस सी, और ये क्या आ गया आपका आंसर। बताओ कुछ समझ में आया नहीं आया सवाल, कैसे करते हैं समाकलन? ठीक है, तो मतलब ये आपने सीखा है कि समाकलन होता कैसे है। ठीक है, और यदि इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ कि समाकलन कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये समाकलन आपको समझ में आ गया कि भाई किस तरीके से होता है तो इसके फॉर्मूले लिखो और ये सवाल भी लिखो। फिर मैं आपको एक सवाल देता हूँ अभी, वो मुझे अभी करके दिखाना है आपको। ठीक है, चलो तब तक इसको नोट करो। मुझे कल बताएगा एक सवाल बताएगा, उसी के बेस पे एक सवाल ये भी करो, एक्स की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स और प्लस 6। जरा इसको करके दिखाओ मुझे तुम लोग कि ये होगा क्या, इसका आंसर क्या आएगा। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है और इसको आप मुझे हल करके दिखाइए कि इसका आंसर क्या आएगा। और चलिए ठीक है, ये सवाल हम आपको खुद करवाते हैं, है ना। देखिए कैसे होगा सवाल, देखिए जब इसको हम हल करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए, जो तरीका है ना करने का बिल्कुल सेम वही करेंगे। यहाँ पर किसके बराबर लिखेंगे, आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स और प्लस 6 और इंटू में dx। ठीक है, अब देखो देख क्या होगा, आई इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 इंटू में dx, यहाँ पे 3 बाहर, एक्स की पावर 2 इंटू में dx, और ये 1 अपॉन एक्स और इंटू में dx, प्लस का 6 बाहर, क्या बचेगा 1 इंटू dx, क्योंकि 6 भी बाहर आ जाएगा ना, 6 भी क्या है कॉन्स्टेंट है, जितने भी कॉन्स्टेंट होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं बाहर आ जाते हैं, नियम है इसका। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, बोलो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर एन वाला, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में भी एन प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना, आगे बोलो क्या होगा, 3 एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में भी 2 प्लस 1। ठीक है, इसमें क्या लगेगा 1 अपॉन एक्स वाला, इसमें आपने गलती की है, इसमें लगेगा 1 अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला जो तीसरा फॉर्मूला है ना। क्या है फॉर्मूला, log x। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है भाई, log x होता है। क्या आता है 1 अपॉन एक्स का, log x। ठीक है, और यहाँ पे 6 सेम और 1 का क्या आता है x और प्लस लास्ट में c। तो बोलो क्या होगा, x की पावर 5 अपॉन में भी क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे 3 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन में भी
3 और यहाँ पर log x और प्लस 6x और प्लस लास्ट में 6, 3 से 3 कैंसिल, तो i बराबर क्या हो गया 1/5 x की पावर 5, ये x की पावर 3 प्लस log x और प्लस 6x और प्लस c, और ये क्या तुम्हारा आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत हुई क्या आपको? किसी को भी कोई दिक्कत हुई है क्या? सवाल कैसे सोल्व हुआ है, समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं आपको 3-4 सवाल देता हूँ। कितने सवाल देता हूँ? 3-4 सवाल देता हूँ, और ये सवाल सभी के सभी आपको घर से करने हैं, ठीक है? और मुझे बताना है कि आपके आंसर क्या क्या आएंगे, क्या क्या आपके आंसर आएंगे, क्या क्या नहीं आएंगे, ठीक है? सवाल में लिख रहा हूँ। पहला सवाल ये रहा, 6x की 7 प्लस 5x की 4 प्लस 3x प्लस 1/x और प्लस 2, ठीक है? दूसरा सवाल है 3x की 4 प्लस 4x की 5 x की 5 प्लस 6x प्लस 2/x प्लस 1। तीसरा सवाल है 4x की 5 प्लस 3x की 2 प्लस x प्लस 1/x और प्लस 2, ठीक है? चौथा सवाल है 3x की पावर 5 प्लस 2x की 4 प्लस 3x प्लस 5/x और प्लस 2, 2 नहीं यहाँ पे 5। ये करने हैं आपको 3 सवाल। कितने सवाल है, सॉरी कितने सवाल है टोटल भाई? 4 सवाल है। ये चारों के चारों सवाल आपको हल करने हैं, और मुझे आपको अपने आंसर कमेंट में बताने हैं कि क्या क्या आएंगे, ठीक है? और आपके जो भी आंसर होंगे मुझे जरूर बताना है कि आपके क्या आंसर आए क्या नहीं, ठीक है? और यदि तो देखिए सीख चुके हैं समाकलन, कि समाकलन करते कैसे हैं। अब हम सिखाएंगे आपको समाकलन विधि से गति के समीकरणों को सिद्ध करना, कि वो सिद्ध कैसे होंगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये समाकलन यहाँ पे आज आपने इतना सीख लिया है, आप अभी कक्षा 11 में हैं, ये आपके पूरी फिजिक्स में तो काम आएगा ही आएगा। जो बच्चे गणित वाले हैं जब वो वहाँ पर समाकलन सीखेंगे ना, उनको बड़ा आसान पड़ जाएगा कि हाँ भाई समाकलन होता कैसे है, ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? नहीं बात, जब भी आप लोग वहाँ पर आपके पास में चैप्टर आएगा कक्षा 12 में, तो तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि करते कैसे समाकलन, ठीक है? वैसे समाकलन की और सारी कई चीज़ें हैं। अब एक समाकलन साथ साथ में और भी बताना मुझे, ये था तो आपके पास में अनिश्चित, देखो समाकलन में भी 2 प्रकार का है, एक तो है निश्चित समाकलन और एक है अनिश्चित समाकलन। तो ये था अनिश्चित वाला, मतलब ये अनलिमिटेड था, और एक है निश्चित लिमिटेड वाला, यानी कि एक लिमिट वाला है। तो वो आपको अब हम लिमिट वाला सिखाएंगे कि लिमिट वाला समाकलन करते कैसे हैं, ठीक है? तो इतना लिख लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल आपको करने हैं। और साथ में हम आपको सिखाएंगे लिमिट वाला समाकलन। कौन सा भाई? देखिए लिमिट वाला समाकलन कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम होगा ऐसे ही, बस थोड़ा सा उसमें परिवर्तन है। थोड़ा सा क्या उसमें परिवर्तन है? क्या परिवर्तन है आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए आपके सामने एक सवाल है, सवाल ये है 2x की 3 प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 इंटू में है dx, और यहाँ पर लिख रखा 1 से 2। क्या लिख रखा है यहाँ पे? 1 से 2। बस ये है जी लिमिट वाला समाकलन। इसमें आपने क्या अंतर दिखा सवाल में? इसमें क्या अंतर दिखा? एक तो इसमें पहले समाकलन का चिन्ह भी दिया हुआ है, dx दिया, ऊपर से समाकलन के नीचे एक तो नीचे लिखा हुआ है 1 और ऊपर क्या लिखा हुआ है 2। ये थोड़ा फर्क सा है। इनको बोलते हैं समाकलन की लिमिट। क्या बोलते हैं इनकी? लिमिट। ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। क्या समझ गए? लोअर मतलब निचली लिमिट और ये अपर मतलब ऊपरी लिमिट, ऊपरी सीमा, ठीक है? सीमा होता है वैसे हिंदी में नाम लिमिट का, समझ गए नहीं बात? तो ये कैसे करेंगे देखो, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है, बिल्कुल सेम ऐसे होता है जैसे पहले वाला हुआ ना, बिल्कुल वही तरीका है, कुछ भी तरीका इसमें अलग नहीं है, ठीक है? करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। देखो जब इसको हल करेंगे किसके इक्वल लिखेंगे? आई के इक्वल। किसके इक्वल लिखेंगे? तो बोलो क्या होगा? यहाँ पर क्या है 1 से 2, 2x की 3 प्लस 3x² प्लस 4x और प्लस 5 इंटू में dx। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? सही है। अब देखो, अब इसको कर दो जी, फॉर्मूला खोलो। 2 तो सेम, इसका क्या हो जाएगा x के बाद 3 प्लस 1 और अपॉन में भी 3 प्लस 1। अब सीधा बस देखो, अब
अब ना हम क्या करेंगे, अलग अलग हमें समाकलन बताने की आवश्यकता नहीं है, हम पूरा पूरा एक साथ कर देंगे, क्योंकि आप लोगों ने सीख लिया। वो तो शुरुआत में सिखाने के लिए होता है कि भाई ये इसके साथ में अलग गया, इसके साथ में अलग गया, अब कोई आवश्यकता नहीं है अलग अलग की, ठीक है। अब सीधा करो, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। अब देखो देख क्या होगा, 3 लिख लेना बाद में, 3 एक्स की बात क्या होगा यहाँ पर 2 + 1 अपॉन में भी क्या आएगा 2 + 1, यहाँ पर बोलो क्या होगा 4 एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन में भी क्या आएगा 1 + 1, और 5 इनटू में इसका खाली क्या आएगा एक्स। कितना हो गया, सबका हो गया देखो, है ना। इसमें क्या अंतर दिखाई दिया आपने, इसमें मैंने सी नहीं जोड़ा है, इसमें क्या जोड़ा मैंने सी, इस वाले समाकलन में सी नहीं जुड़ता है, जिसमें लिमिट होती है ना उसमें सी नहीं जुड़ता है, और ये लिमिट यहाँ पर जाएगी 1 और 2। अगली बात समझ में, जो पहले ऊपर लिखी हुई थी जैसे ही समाकलन हुआ ये सबसे पीछे 1 नीचे 2 ऊपर, अगली बात समझ में, जैसे समाकलन का फॉर्मूला लग जाएगा तब ये पीछे आ जाएगी, ठीक है। अब आगे देखो क्या होगा इसके बाद में, ध्यान दीजिए 2 ये हो गया एक्स की 4 अपॉन में भी 4, ठीक है। और यहाँ पर बोलो क्या होगा 3 एक्स की 3 अपॉन में भी 3, 4 एक्स की 2 अपॉन में भी 2, और ये क्या है 5 एक्स, ये क्या है 1 और ऊपर कितना है 2, 2 दूना 3 से 3, 2 दूना, समझ में आ गया, जो कटता है पहले इसको काट दीजिए, ध्यान दीजिएगा। एक्स की 4 अपॉन में 2 प्लस ये हो गया एक्स की 3, ये हो गया 2x² प्लस ये कितना हो गया 5x, और ये 1 से लेके 2। ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई कि 1 से 2 कैसे लिखा गया है, ठीक है। ये हमने यहाँ तक सोल्यूशन कर लिया, अगर हम वो सिंपल वाला समाकलन कर रहे होते तो ये मुझे लग रहा है कि यहीं तक खत्म हो जाता सवाल आपका, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में क्या असर हुआ, बस अब जो इसमें मेन काम जो है ना वो अब है कि लिमिट अप्लाई होती कैसे है, और जिसने लिमिट अप्लाई कर ली उसके लिए कुछ है नहीं बड़ा काम इसमें। देखो लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान दो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सबसे जरूरी काम है लिमिट अप्लाई करने का। अब इसका 2 का 1 का काम होगा, किस किस का काम होगा 2 का 1 का, वो कैसे होगा, जहां पर भी x है, जहां पर भी क्या है x है, एक बार तो उसकी जगह ये रखो, कितना है 2, पावर कितनी है 4, बीच में लगेगा हमेशा माइनस, बीच में हमेशा क्या लगेगा माइनस। अब नीचे वाला लिखो कितना है 1, पावर कितनी है 4 अपॉन में 2, समझ में आ गई। इस वाले का काम खत्म हो गया, क्या करा पहले इसमें x का कितना रखा 2, बीच में क्या आएगा फिर क्या लिखे जाएगा 1, और अपॉन में कितना इसका काम। अब इसका नंबर लो, बोलो इसमें क्या होगा 2 की पावर 3 और माइनस 1 की पावर कितनी, इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक है बस। अब इस पर आओ 2, बोलो क्या होगा 2 की पावर 2 और माइनस 1 की पावर 2, ठीक है समझ गए। अब इस वाले में आओ क्या होगा 5, यहाँ पे 2 और माइनस 1, बताओ रे कैसे कैसे हुआ अप्लाई, समझ गए लिमिट कैसे अप्लाई होती है, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या तरीका लिमिट को अप्लाई करने का, बोलो। कि पहले लिखते हैं ऊपरी लिमिट, बीच में क्या आएगा माइनस, फिर निचली लिमिट, सब में ऐसे अप्लाई करनी है क्रम वाइज, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसको हम आगे हल करते हैं, चलो एक लाइन तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, अभी है जगह। 2 की पावर 4 का मान कितना होगा प्रदीप, बताओ 2 की पावर 4 का मान कितना होगा, देखते हैं आप लोगों को कक्षा 8 का गणित आता नहीं आता है, ये कक्षा 8 में सीखते हैं में से, चलो बता रहे कितना होगा मोहित, 2 की पावर 4 का मान 16, कितना आएगा पक्का, कैसा आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, समझ गए कितना आ गया 16। और इसका जवाब मैं तुरंत चाहूंगा तुमसे, कितना आएगा तुरंत, टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 की पावर 4 का मान 4, अच्छा तुम कितना आएगा रे हैं 1, तो कितना आएगा 1 ही आएगा, ये है देखो तुम्हारा गणित, 1 की पावर 4 तो 4 है, अरे 1 की गुणा 4 बार तो करनी है, आएगा तो 1 ही, चाहे कितनी भी बार गुणा कर लो। ये देखो देख कैसा गणित पढ़ा रखा तुमने है, कक्षा 11 के बच्चे हैं, ऐसी गलती कभी मत करना, ठीक है। नहीं बात कितना आएगा 1 ही आएगा, और अपॉन में 2, बोलो यहाँ पर क्या आएगा 8, है ना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 है। आगे देखो क्या होगा, 16 में से 1 कितना बचेगा 15 बचेगा, कितना बच गया जी, यहाँ पर 8 में से 1 गया 7, यहाँ पर कितना बच गया 2 गुणा
3, समझ गए? 3 तो बचेगा और यहाँ पर 5 ही कम 5। बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? ये कितना आ गया 15/2 प्लस 7 5 12 और 2 तिया 6, समझ गए? आगे वो बोलो क्या होगा? 15/2 प्लस 12 6 18, 2 से कैसे काट दोगे तुम? बीच में प्लस है, गुना थोड़ा ही है? हाँ, 18 दूनी 36, 36 और 15 कितने होते हैं? 51 अपन में 2, ये आंसर आएगा या कुछ और आएगा? पक्का? 18 दूनी 36 और 15 कितना होता है? 51 होता है, 41 होता है? सही है? गलत कैसे बता रहे यार? अच्छा चलो कोई बात नहीं, बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये कैसे हुई जोड़? जानते हैं ना ऐसे करते हैं इसको। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या सवाल करने में? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, नोट बाद में करना, पहले कंप्लीट करता हूँ इस काम को, ठीक है? ये बताओ कि यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो यानी कि जब भी आपके पास में लिमिट वाला सवाल आएगा तो आप आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब मैं आपको घर के लिए 3 सवाल देता हूँ, है ना? और आप लोग साथ साथ में चाहे इनको नोट भी कर लीजिए। सवाल ये रहे हैं, नंबर 1 है 1 से 3 x की 3 तो याद हो गई 2 प्लस x प्लस 1 और बाहर हो गया dx। दूसरा 2 से 3 x की 3 2x की 3 तो ये 4x की 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। एक बार लिखो 3 से 4 2x प्लस 1 और प्लस 1/x। ये करने हैं भाई सवाल। कितने सवाल है आपके पास में? 3 सवाल हैं। ये तीनों के तीनों सवाल आपको घर से करने हैं और मुझे कमेंट में बताना है कि आपका आंसर क्या आया है और क्या नहीं आया है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि इस क्लास में आपको समाकलन करना सीख गए होंगे आप, कि समाकलन के दोनों प्रकार भी सीख गए होंगे, अनिश्चित भी और साथ में निश्चित भी, ठीक है? तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी हम आपको अगली क्लास में समाकलन विधि से गति के तीनों समीकरण सिद्ध करवा देंगे और जो भी समस्या आएगी हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस क्लास को कंप्लीट करना है। जो सवाल आपको दिए गए हैं इनका आंसर कमेंट में मुझे अवश्य बताना, क्योंकि अगली क्लास में तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है? तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। और बस लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है, किसी वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, ठीक है? धन्यवाद। ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, लीजिए, और थोड़ा सा ही दिख गया होगा, उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है? ऊपर वाला अब सही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें, अब देख लीजिए, ठीक है ना?